नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। दुष्कर्म और हत्या मामले में कोलकाता में 7 दिन तक रैली और धरना प्रदर्शनों पर रोक लगी। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लागू कर दी। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तानाशाह अपने शासन के खिलाफ हो रहे विरोध से डर गया है। अमित मालवीय ने कहा कि ये कभी मत भूलिएगा कि ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस पीड़िता के बलात्कार और हत्या के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बचाने की कोशिश की। आईएमए ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा और मामले में शीघ्र न्याय की मांग की। संघ ने अपने पत्र में यह भी मांग की है कि सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल हवाई अड्डों की तर्ज पर होना चाहिए। पत्र में पीड़िता के शोक संतप्त परिवार को उचित और सम्मानजनक मुआवजा देने की भी मांग की गई। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज घटना की निंदा की। डीएमए ने एक बयान जारी कर अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोलकाता में 43 डॉक्टरों के ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया है। ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के बाद इन डॉक्टरों के ट्रांसफर को रद्द किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडलों से बैठक के बाद सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया। महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। इस घटना को लेकर यूपी, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता में थिएटर कलाकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आईएमए की 24 घंटे की हड़ताल अब समाप्त हो गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले की सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई सीएफएसएल और मेडिकल विशेषज्ञ वैज्ञानिक तरीकों जैसे 3D स्कैनर आदि का उपयोग करके साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथों लिया। जफर इस्लाम ने कहा कि ममता सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने की बजाय तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर ममता सरकार और इंडी गठबंधन पर सीधा निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर की जघन्यता पर पूरा देश चिंतित व आक्रोशित है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में भारत आए शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह अहमदाबाद दौरे के दौरान ऑक्सीजन पार्क और झील का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से चेन्नई की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो भारतीय तटरक्षक बल के एक नए अत्याधुनिक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चेन्नई में समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और पुदुचेरी में तटरक्षक एयर एनक्लेव का भी उद्घाटन करेंगे। चेन्नई बंदरगाह परिसर में स्थित आईसीजी क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र समुद्री प्रदूषण प्रबंधन में एक अग्रणी कदम का प्रतिनिधित्व करता है। नेपाल के विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज भारत पहुंच रही हैं। नेपाल के विदेश मंत्री की यात्रा से दोनों देशों को आपसी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वो अपने समकक्ष अब्दुल्ला अली अल रियाहिया से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की कुवैत यात्रा से दोनों देशों को राजनीतिक, व्यापार
निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, संस्कृति, राजनयिक और जनसंपर्क सहित अन्य क्षेत्रों में संबंधों की समीक्षा का अवसर मिलेगा। दोनों देश आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और पश्चिम तथा दक्षिण एशिया की समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा करेंगे। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी भाग में अगले दो तीन दिन के दौरान तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी अगले 2-3 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में वृहद रोजगार मेले की शुरुआत करेंगे, जहां 65,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में जो 60,000 भर्तियां होने जा रही हैं, इसमें से 20% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये भर्ती सीधे तौर पर होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर, गाजीपुर और वाराणसी का दौरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार एवं ऋण मेले में 2,500 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5100 से ज्यादा छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों को 211 करोड़ का ऋण भी वितरित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंकी पॉक्स की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि बीमारी के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक सावधानी के तौर पर कुछ उपाय किए जाएंगे। भारत में अभी तक मंकी पॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। भाजपा अगले 2 महीनों में देशव्यापी सदस्यता अभियान चलाएगी। सदस्यता के लिए प्रभारियों के नामों का भी ऐलान किया गया। दिल्ली में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में कथित भूमि घोटाले के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया बुरी तरह से फंस गए हैं। इस मामले में प्रदेश के राज्यपाल ने मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी भी दे दी है। कर्नाटक के राज्यपाल ने मामले में कानूनी विशेषज्ञों से सलाह भी ली थी। मामले में शिकायतकर्ताओं ने मुडा मामले में एंटी करप्शन एक्ट 1988 की धारा 17 और 19 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के अंतर्गत राज्यपाल से मुख्यमंत्री के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी थी। मुडा मामले में अवैध आवंटन से राज्य के खजाने को 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सिद्धार्थ मैया सरकार राज्यपाल पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने मुडा मामले पर कहा कि आरोपों की प्रकृति बहुत गंभीर है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया से त्याग पत्र की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया के तुरंत इस्तीफे की मांग की है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों से घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने कहा कि पूरा मंत्रिमंडल, पार्टी हाईकमान, सभी विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद उनके साथ हैं। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा नरेला में रन फॉर द नेशन मैराथन में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि फरवरी महीने से शिकायतें आ रही थी कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। शिकायतों की जांच में पता चला कि मदरसे कागजों में चल रहे हैं और हजारों की संख्या में मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जबरन कोई धर्म किसी दूसरे धर्म की तालीम नहीं दे सकता है। ऐसे में ये नियमों का उल्लंघन है।
राजस्थान के उदयपुर में स्कूली बच्चों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। लोगों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर माहौल को दंगों में बदल दिया। उदयपुर में कानून व्यवस्था का माहौल बिगड़ता देख प्रशासन ने धारा 144 को लागू कर दिया है। साथ ही शहर में भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। इसी बीच जयपुर में भी तनाव का माहौल बन गया है। शहर के शास्त्री नगर इलाके में मामूली बात पर एक युवक को इस कदर पीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई। जयपुर के शास्त्री नगर थाने के बाहर प्रदर्शनकारी ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य आचार्य ने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। कश्मीर घाटी में अब तक के सबसे बड़े पुस्तक मेले चिनार पुस्तक महोत्सव का आगाज हुआ। 9 दिवसीय चिनार पुस्तक महोत्सव के पहले दिन 5000 से ज्यादा पाठकों ने शिरकत की। केदारनाथ पैदल मार्ग को मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद दुरुस्त कर लिया गया है, जिससे 15 दिन बाद पैदल चलकर तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ के साथ अहम बैठक की। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए और अधिक तरीके तलाशने को तैयार है। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित टैक्स विंडफॉल टैक्स को 4600 रुपये प्रति टन से घटाकर 2100 रुपये प्रति टन कर दिया है। ये टैक्स शनिवार से प्रभावी हो गया है। सरस्वती साड़ी डिपो लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अलॉटमेंट को फाइनल रूप दिए जाने के बाद निवेशक अब सरस्वती साड़ी डिपो IPO के शेयर 20 अगस्त 2024 को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। इस साल अप्रैल से जून के बीच शहरों में बेरोजगारी की दर कम हुई है। शहरी बेरोजगारी की दर अप्रैल-जून 2024 के दौरान घटकर 6.6% रह गई, जो पिछली 4 तिमाहियों की उच्चतम दर 6.7% से कम है। ये जानकारी सरकार की रिपोर्ट त्रैमासिक आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS से मिली है, जो आज जारी की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट पर नियमों में बदलाव की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। नए नियमों में जनता से डिपॉजिट लेने, लिक्विड एसेट का एक निश्चित प्रतिशत रखने, जनता के पूरे डिपॉजिट का बीमा कराने और आपातकालीन जरूरतों के लिए डिपॉजिट वापस करने जैसे विषयों पर बदलाव किए गए हैं। अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद कई बैंकों ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी सावधि जमा पर मिलने वाले ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं। अब ग्राहकों को, खासकर बुजुर्गों को, फिक्स्ड डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज मिलेगा।
देश के अग्रणी ई स्कूटर निर्माता ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर मूल्यांकन अब 58,558 करोड़ रुपए यानी 7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ताजा मूल्यांकन 4 अरब डॉलर से 75% ज्यादा है। केनरा बैंक के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के सत्यनारायण राजू ने कहा कि केनरा बैंक नई शाखाएं शुरू करके अपने कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लगभग 1 दशक तक घाटे में रहने के बाद चालू वित्त वर्ष में मुनाफा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष में 100 से 200 करोड़ रुपए के मुनाफे की उम्मीद है। भारतीय सेना ने नेक्स्ट जनरेशन की तोपें खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया है, जिन्हें भारत में डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। पहले चरण में इनमें से 400 बंदूक प्रणालियों की भी आवश्यकता है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हथियारों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने भारतीय कंपनियों से 400 हॉवित्जर तोपें खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है। केरल सरकार के स्वामित्व वाले टेक्नोपार्क की आईटी और आईटी सक्षम सेवा कंपनियों द्वारा सॉफ्टवेयर निर्यात से राजस्व वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 13,255 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि दर्शाता है। शनिवार को मध्य गजा के जवायदा इलाके में इजरायली हमले में कम से कम 17 फिलिस्तीनी मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। जवायदा में मारे गए अधिकांश लोग एक ही परिवार के थे और उनमें 8 बच्चे और 4 महिलाएं भी शामिल थीं। इसी बीच इजरायल ने कहा कि उसने शनिवार को वेस्ट बैंक के जेनिन में एक कार को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में 2 वरिष्ठ हमास आतंकवादियों को मार गिराया। इजरायल का दावा है कि हमास आतंकी एक इजरायली की हत्या में शामिल थे। इजरायली सुरक्षा एजेंसी और इजरायल रक्षा बलों के एक संयुक्त बयान में हमास आतंकियों की पहचान अहमद अबू आरा और राफत दवासी के रूप में की गई। दोनों वेस्ट बैंक में जेनिन के रहने वाले थे। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजरायल पहुंचने वाले हैं। वो सोमवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इस बीच इजरायल और हमास के बीच लड़ाई को समाप्त करने और इजरायली बंधकों को मुक्त करने के लिए समझौता करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज हो गए हैं। इजरायल के शहर तेल अवीव में शनिवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी और जल्द से जल्द संघर्ष विराम की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर संघर्ष विराम वार्ता में कोई समझौता नहीं हुआ तो क्षेत्रीय स्तर पर तनाव बढ़ जाएगा। दोहा में अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में संघर्ष विराम वार्ता अगले सप्ताह फिर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी ओर लोग इजरायल और हमास के बीच लड़ाई को समाप्त करने के साथ ही शेष बंधकों को मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को तेल अवीव में बड़ी संख्या में हुए विरोध प्रदर्शनों में बंधकों को छुड़ाने की मांग की गई। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सेम नदी पर बने पुल पर यूक्रेन द्वारा किए गए हमले का एक ताज़ा वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दिख रहे पुल के डिजाइन, लैंप पोस्ट, रेलिंग, पेड़ों और इलाके से उस स्थान की पुष्टि होती है जहां शुक्रवार को यूक्रेन द्वारा हमला किया गया था। दूसरी ओर कीव ने 6 अगस्त से क्षेत्र में 1150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 82 बस्तियों पर नियंत्रण करने का दावा किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनके सैनिकों ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में अपनी घुसपैठ के लगभग 2 सप्ताह बाद अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उनकी सेना प्रमुख अलेक्जेंडर ने रिपोर्ट दी है कि यूक्रेनी सैनिकों ने अपनी बढ़त जारी रखी और बहुत से रूसी सैनिकों को भी बंदी बना लिया। वेनेजुएला में विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के जरिए देश भर के कई शहरों में ये प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग है कि लगभग 3 सप्ताह पहले हुए राष्ट्रपति चुनाव में उनके उम्मीदवार की जीत को मान्यता दी जाए। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव परिणामों के खिलाफ शनिवार को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। सेंट्रल मैड्रिड के सोल स्क्वायर में हजारों की संख्या में लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने निकोलस मादुरो की
सरकार के खिलाफ बैनर लिए जमकर नारेबाजी की। शनिवार को श्रेणी 1 के तूफान एर्नेस्टो ने बरमूडा में दस्तक दी। इसके साथ ही तेज हवाओं और बारिश के कारण बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए और बिजली आपूर्ति बाधित हुई, लेकिन ब्रिटिश अटलांटिक क्षेत्र में कोई बड़ी क्षति या संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संस्था ने शनिवार को चेतावनी दी कि निकटवर्ती ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सुरक्षा स्थिति बिगड़ रही है। IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आह्वान किया है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे अमित रोहिदास को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सम्मानित किया। इस मौके पर ओडिशा सरकार ने रोहिदास को 4 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। वहीं भारतीय हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि सपोर्ट स्टाफ को 10-10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय और राजकुमार पाल को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए की सहायता धनराशि देने की घोषणा की है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए की सहायता धनराशि भी देगी। ये धनराशि उनके सम्मान में लखनऊ में आयोजित समारोह में दी जाएगी। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा सेंट लुइस रैपिड बिल्ड्स टूर्नामेंट में अंतिम स्थान पर रहे। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जर्मनी के जेनिस सिनर ने सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। वहीं पुरुष एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में शानदार जीत के साथ अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सिनसिनाटी ओपन में क्वार्टर फाइनल की बाधा पार कर ली है। 3 सेट तक चले कड़े मुकाबले को ज्वेरेव ने अपने नाम किया। सिनसिनाटी ओपन महिला एकल में अमेरिका की जेसिका पेगुला ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पोलैंड की इगा स्वांतेक ने सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं एक महिला एकल में खेले गए एक अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में जीत दर्ज करके बेलारूस की अरेना सबालेंका ने अंतिम 4 में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने रूसी खिलाड़ी को हराया। सिनसिनाटी ओपन के महिला एकल वर्ग में के सेमीफाइनल में अरेना सबालेंका और इगा स्वांतेक आमने सामने होंगे। ये मैच आज शाम खेला जाएगा। स्त्री 2 की शानदार कमाई जारी है। श्रद्धा और राजकुमार राव की फिल्म ने तीसरे दिन ही 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी, सनी कौशल, जिमी शेरगिल की फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा ने भारत में OTT में शीर्ष स्थान हासिल किया। थलापति विजय की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का एक्शन फुल ट्रेलर रिलीज हो गया है। सुधीर बाबू, प्रेरणा अरोड़ा की फिल्म जटाधारा की पहली झलक जारी की गई। वेंकट कल्याण द्वारा निर्देशित अलौकिक रहस्य थ्रिलर की शूटिंग जल्द ही हैदराबाद में शुरू होगी। किरण राव निर्देशित लापता लेडीज को मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला। कल की 2898 AD के बाद प्रभास ने आधिकारिक तौर पर अपनी अगली पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म की घोषणा कर दी है। इस फिल्म के निर्देशक
हनु राघवपुड़ी हैं। 17 अगस्त को हैदराबाद में इसकी पूजा सेरेमनी रखी गई है। तेलुगु सुपरस्टार रामचरण ने भारतीय फिल्म महोत्सव के दौरान मेलबर्न के फेडरमान स्क्वायर पर तिरंगा फहराया। फिल्म क्रू में स्पेशल अपीयरेंस में दिखे कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा ने बेंगलुरु में श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म खेल खेल में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। और कल की 2898 AD अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स पर 22 अगस्त को हिंदी भाषा में कल की मूवी स्ट्रीम कर दी जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।